हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 13 लोक संस्कृति और नर्मदा के वीडियो का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इन लोकगीतों की रचना किसने की? अब हमने पहले पढ़ा था कि लोकगीतों के बारे में पढ़ा था कि जो जनजातियाँ होती हैं वो लोकगीत गाते रहते हैं, तो उनका निर्माण किसने किया? तो इसका उत्तर हम नहीं जानते। किसी एक आदमी ने नहीं बल्कि सैकड़ों पीढ़ियों ने इन गीतों का जन्म दिया। तब लोग हर काम मिलकर किया करते थे और गीतों की रचना भी पीढ़ियों के प्रयासों से हुई। क्या कहते हैं कि किसने इन गीतों की रचना की, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन तब कई सैकड़ों वर्ष मतलब कई सौ वर्ष पूर्व जब लोग थे वो आपस में सब मिलजुल कर रहते थे और हर काम मिलजुल कर किया करते थे और गीतों की रचना भी पीढ़ियों के प्रयासों से ही हुई। मतलब इन्हीं पीढ़ियों के प्रयासों से गीतों की रचना हुई थी। गायक ने अपने गीत की रचना नहीं की, उसने जो सुना उसे औरों को दिया, लेकिन एक गायक से दूसरे गायक तक आते आते गीत बदलते चले गए। गायक मतलब जो गीत गाते हैं उन्हें गायक कहते हैं। तो उन गायकों ने उन गीतों की रचना नहीं की, उन्होंने जो सुना उसे औरों को सुनाया और एक गायक मतलब कि एक व्यक्ति ने जो सुना उसे दूसरे को सुनाया और दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा है उसमें कुछ परिवर्तित करके वो आगे की पीढ़ी में जो गीत जाते हैं तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसी तरीके से गीत जो है वो बदलते चले गए। गायक पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त गीत में परिवर्तन करते समय भी स्वयं को उस गीत का रचयिता नहीं मानता था। पुरानी पीढ़ी के जो लोग थे वो जो गीत गाते थे और उनमें कुछ परिवर्तन कर देते थे, तो वो अपने आप को उस गीत का रचयिता नहीं मानते थे। चाहे लोकगीत हो या लोक कथाएं या और कुछ, लोक संस्कृति समूह का सृजन होती है। क्या कहा है कि चाहे लोकगीत हो मतलब कि जो लोकगीत होते हैं वो, या फिर लोक कथाएं या और कुछ चीज, लोक संस्कृति का समूह हो। मतलब लोक संस्कृति मतलब हमारी जो संस्कृति उसका समूह है, मतलब एक ग्रुप है, उसका निर्माण करती है। कोई एक इसे नहीं बनाता, लेकिन कालांतर में आदमी में शब्द का प्रयोग करने लगा है। क्या कहा है कि कोई भी एक व्यक्ति इसे नहीं बनाता है, इसीलिए कोई भी में शब्द वहाँ पर कोई भी उसे अपने आप को उस चीज का ये नहीं मानता था कि मैंने ही वो कार्य किया है। वो क्या कहते थे कि सभी लोगों के द्वारा मिलकर किया गया कार्य। लेकिन अभी की जो जनरेशन है उसमें लोग क्या करते हैं कि मैं शब्द का प्रयोग अधिक करने लगे हैं, हम की जगह मैंने ले ली। यही लोक संस्कृति समाप्त हुई और नागर संस्कृति का जन्म हुआ। अब क्या कर रहे हैं कि जब से हम शब्द की जगह मैंने ले ली, मतलब कि लोग हम का प्रयोग करने के बजाय मैं का प्रयोग करने, मतलब कि स्वयं को उस कार्य के लिए बताते हैं कि मेरे द्वारा यह कार्य किया गया है। तभी से क्या हुआ है कि जो हमारी लोक संस्कृति है वो समाप्त हो गई और जो शहरी संस्कृति है उसका जन्म हुआ। नागर संस्कृति का महल लोक संस्कृति की नींव पर ही खड़ा हुआ है। मतलब जो शहरी संस्कृति है वो कहाँ से खड़ी हुई है? हमारी लोक संस्कृति के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार एक नदी कितने ही झरनों से पुष्ट होती है, उसी प्रकार महाकाव्य इन प्रारंभिक गीतों से ही विकसित हुआ है। क्या कहा है कि जो नदी है वह कई झरनों से होकर गुजरती है और कई झरनों से पुष्ट होती है। उसी प्रकार जो महाकाव्य है, जो काव्य होते हैं उनमें गीतों के बारे में बात की गई, तो इन्हीं से उसका जो है गीतों से ही विकसित हुआ है। बहुत संभव है कालिदास ने मेघदूत या ऋतु संहार की रचना पहले से चली आ रही किसी लोकगीत के आधार पर ही की होगी। क्या कहते हैं कि हाँ, संभव है कि जो कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी और ऋतुराज की रचना की, वो क्या हुआ है कि कई लोकगीतों के आधार पर ही की होगी। यह बिल्कुल संभव है कि कोई महाकवि किसी पुराने गीत को बीज की तरह ले और उसको एक विशाल वृक्ष में रूपांतरित कर दे। जैसे एक छोटा सा बीज होता है, उससे एक पौधा बनता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी तरीके से जो ये महाकाव्य है या महाकवि है, उन्होंने इन लोक गीतों के द्वारा ही महाकाव्य की रचना की। लोक संस्कृति की दूसरी विशेषता है उसकी सादगी, उसकी सरलता। सरल को जटिल बना देना आम बात है, पर जटिल को सरल बनाना बहुत कठिन है। लोक कथा में कहीं कोई आडंबर नहीं होता,
कोई बनाव श्रृंगार नहीं होता। सहज हृदय से सहज रूप में प्रवाहित कला बड़ी बलवती और बड़ी तेजस्वी होती है। हमें प्रभावित करने की उसमें अपार शक्ति होती है। अब कहते हैं कि हमारी जो लोक संस्कृति है कि दूसरी विशेषता यह है कि वह सादगी और सरलता है। मतलब हमारी जो लोक संस्कृति उसमें सादगी है और सरलता है, उसमें कोई दिखावा नहीं होता है। जैसे सरल को जटिल बना देना आम बात है, मतलब कि कोई कार्य सरल हो लेकिन उसको हम कठिन कर देना वो आम बात होती है। लेकिन कोई कार्य अगर कठिन होता है उसको सरल बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। जो लोक कथा में कही गई बातें होती है वहाँ आडंबर नहीं होता है। मतलब हमारी जो लोक कथाएं हैं उसमें जो बातें कही गई है वो दिखावे के लिए नहीं होती है। जो सच्ची बात होती है वही बताई गई होती है। उसमें कोई बनाव श्रृंगार नहीं होता है, कोई दिखावटी श्रृंगार मतलब सजावट होती है वो नहीं होता है। वो हृदय से निकली हुई बात होती है। वो कैसी होती है? बलवती, मतलब शक्तिशाली होती है और बड़ी तेजस्वी होती है। उसमें हमें प्रभावित करने की उसमें अपार शक्ति होती है और वो दिखावटी नहीं होती है। तो इसी कारण वो क्या होता है कि जो बात सच्ची होती है वही बताई गई होती है, इसलिए वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। समूचा नर्मदा तट मंदिरों और देवालयों से भरा है। प्रत्येक तीर्थ किसी पौराणिक आख्यान से जुड़ा है। इन देवालयों और घाटों में सुबह शाम आरती का स्वर शंख की ध्वनि गूंजती है। अब क्या कहा गया है कि जो नर्मदा नदी के तट है, जहाँ पर भी नर्मदा नदी बहती हुई जाती है और उसके तट स्थान है वहाँ पर अनेक मंदिर और देवालय मतलब कोई मंदिर है भगवान के, और उन्हें क्या कहा गया? तीर्थ स्थान कहा गया है। और प्रत्येक तीर्थ स्थान जो है वो पौराणिक मतलब कि जो हमारी पुराणों से संबंधित कथाएं उनसे जुड़ा हुआ है। और इन देवालयों और घाटों पर मतलब इन मंदिरों और इन घाटों पर सुबह शाम आरती के स्वर गूंजते हैं। कहीं कथा वार्ता या भजन कीर्तन का स्वर लहराया जाता है या कहीं कोई भक्त त्वदीय पाद पड़ंकजम नमामि देवी नर्मदे का स्त्रोत का पाठ करता है। और इन जो देवालय और घाटों पर क्या होता है कि भगवान का नाम लिया जाता है, भगवान के भजन किए जाते हैं और वहाँ पर श्लोकों का जो पाठ होते हैं उनका वाचन किया जाता है। गेरुए वस्त्र पहने साधु या दंड कमंडल लिए सन्यासी या नर्मदा तट पर भरने वाले असंख्य मेले की भी यहाँ की लोक संस्कृति के अभिन्न अंग है। मतलब हम इन स्थानों पर देखेंगे जो ऋषि मुनि होते हैं जो तपस्या करते हैं उन्हें भी हम इन घाटों पर देखते हैं और यहाँ पर मेले भी लगते हैं जो हमारी लोक संस्कृति के अभिन्न अंग होते हैं, मतलब कि मुख्य अंग होते हैं। शिवरात्रि या कार्तिक पूर्णिमा पर समूचा नर्मदा तट से छोर तक हजारों मेले और मड़ई से गूंज उठता है। मतलब जो हमारी शिवरात्रि होती है या कार्तिक पूर्णिमा होती है तब क्या होता है कि नर्मदा तट जो है वहाँ पर मेले लगते हैं और हम एक ओर से दूसरी ओर देखेंगे तो हजारों मेले और मड़ई से गूंज उठते हैं। मतलब कि वहाँ पे जो भजन वगैरह होते हैं उनकी आवाज़ आती रहती है। हंसते चलते लोगों के दल इन मेलों में उमड़ते हैं। गांव के कठोर जीवन में ये मेले रस घोलते हैं। मतलब वहाँ पे लोग जो है वो हंसते मुस्कुराते रहते हैं और उनकी आवाज़ जो है मेलों में गूंजती रहती है। और जो गांव के कठोर जीवन से ये मेले उनका जो कठोर जीवन होता है गांव के लोगों को उन्हें दिन रात परिश्रम करना पड़ता है, तो ये मेले जो है वो उनके जीवन में रस घोलते हैं, मतलब कि उनके जीवन को आनंदमय बनाते हैं। इन मेलों के कारण ग्रामीण जनता एक सूत्र में बंधती है। इन मेलों के कारण क्या होता है कि लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और वो क्या करते हैं ग्रामीण जनता को एक सूत्र में बांधते हैं। दूर दूर की ग्रामीण नर्मदा मैया की जय बोलते हुए आते हैं और पवित्र नर्मदा जल अपने साथ ले जाते हैं। और जो लोग आते हैं नर्मदा तट पर जिसे स्नान करने के लिए जाते हैं और वहाँ से जो जल नर्मदा के जल को पवित्र मानते हैं इसीलिए वो अपने साथ जल ले जाते हैं। नर्मदा तट पर निवासी नित्य पूजा पाठ करता है। इनके कई अनुष्ठान बड़े काव्यात्मक होते हैं, जैसे पर्व त्योहारों पर किए जाने वाला दीपदान,
तो जो नर्मदा तट के निवासी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नित्य पूजा पाठ करते हैं। मतलब कि वहाँ पर रोज नित्य मतलब प्रत्येक दिन वो पूजा पाठ करते हैं और कई अनुष्ठान मतलब जो धार्मिक कार्य होते हैं वो करते हैं। और उनके जो धार्मिक कार्य होते हैं वो भावना प्रधान होते हैं। जैसे पर्व त्योहारों पर जो किया जाने वाला दीपदान होता है, मतलब कि हर जो भी पर्व आता है, जो भी त्योहार होता है तब वहाँ पर दीप जलाए जाते हैं। रात को अंधेरे में जब महिलाएं दीप प्रज्वलित करके नर्मदा को प्रभावित करती है तब दीपों का केसरिया उजाला कितना मोहक लगता है। क्या कहा है कि जब रात के समय नर्मदा तट पर दीप को जलाकर नर्मदा में प्रवाहित किया जाता है तब जो दीपों की रोशनी होती है वो केसरिया रंग की दिखती है और वह नज़ारा बहुत ही मनमोहक होता है। नर्मदा तट के घाटों को शोभा का क्या कहना। होशंगाबाद और महेश्वर के घाट हमारे देश के सर्वोत्तम घाटों में से एक है। जो हमारे देश के जो घाट हैं उनमें जो होशंगाबाद और महेश्वर के जो घाट है वो देश के सर्वोत्तम घाटों में से एक माने गए हैं। सुबह से लेकर शाम के अंधेरों तक इन घाटों पर लोगों की भीड़ बनी रहती है। मतलब कि सुबह से शाम तक लोग यहाँ इन घाटों पर घूमने के लिए आते हैं और दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। मतलब यहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ बनी रहती है। यहाँ गांव की महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ अपना सुख दुख बांटती हैं और गांव की जो महिलाएं होती है वो इन घाटों पर आकर बातचीत करती है और एक दूसरे से अपने सुख दुखों को बांटती है। प्रकृति पर मनुष्य का प्रभाव निरंतर बढ़ा रहा है। प्रकृति के वश में करने में मनुष्य ने अद्भुत सफलता पा ली है। अब क्या कहा है कि जो प्रकृति है उस पर मनुष्य का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। मनुष्य जो है हमेशा प्रकृति को प्रभावित कर रहा है। कैसे? तो प्रकृति को वश में करने में मनुष्य ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर ली है। मतलब कि जो मनुष्य है वो प्रकृति को अपने वश में करते जा रहे हैं। तो किस तरीके से? जैसे पहाड़ टूटते हैं, नदियों का स्वरूप बदलती है, बांध बनते हैं, विशाल जलाशय प्रकट होते हैं और नहरों का जाल बिछ जाता है, बंजर जमीन हरे भरे खेतों में बदल जाती है। लेकिन सच यह भी है कि संस्कृति के संपर्क में आने पर प्रकृति अपनी स्थिरता खो रही है। अब क्या कहते हैं कि जैसे कि निर्माण कार्य हो रहे हैं तो उनके लिए कारण पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, नदियाँ जो है उनका रूप भी बदला जाता है, वहाँ पर बांध बनाए जाते हैं, विशाल जलाशय बनाए जा रहे हैं और जो बंजर जमीन थी वहाँ पे नदियों के पानी से खेती हो रही है तो वो जमीन हरी भरी हो रही है। लेकिन सच यह भी है कि संस्कृति के संपर्क में आने के कारण जो प्रकृति है वो अपनी स्थिरता है वो खो रही है, क्योंकि प्रकृति जो हरी भरी थी उसका भी तो विनाश हो रहा है, इसलिए वो अपनी स्थिरता खो रही है। और प्रकृति का परिष्कार करने के साथ संस्कृति का जन्म हुआ। मतलब हम प्रकृति को भूलने के कारण ही हमारी संस्कृति का जन्म हो रहा है। लेकिन जब संस्कृति को चाहिए कि वह प्रकृति की रक्षा करे, लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें अपनी प्रकृति की रक्षा करनी होगी और उसे नष्ट होने से बचाना होगा। प्रकृति से हम केवल लेंगे ही नहीं, उन्हें देंगे भी। आज तक तो हम प्रकृति से कुछ न कुछ लेते आए हैं, लेकिन अब बारी है कि हम प्रकृति को कुछ दें। नर्मदा को दूषित होने से बचाएं, वनों का विनाश नहीं होने दें। क्या करना है कि जो नदियाँ हैं उन्हें दूषित होने से बचाना है, मतलब उसमें गंदगी नहीं जाने देना है और जो पेड़ है उन्हें कटने से बचाना है। प्राकृतिक परिवेश की रक्षा हमारे युग की सबसे बड़ी मांग है। मतलब हमारी जो प्रकृति के चारों ओर जो परिवेश है, परिवेश मतलब कि प्रकृति के चारों ओर की हमें रक्षा करनी है और यही हमारे युग की सबसे बड़ी मांग है। तो हमारा जो नया युग भी है उनको क्या करना है कि हमारे प्रकृति की रक्षा करनी है। हमारा पाठ यही पर समाप्त हुआ। थैंक यू।